से बाहर की जो गंडक और बागमती नदियां हैं, वो पानी का स्तर वहां पर घटने का नाम नहीं ले रहा है। मुजफ्फरपुर में कई घर पानी में डूब गए हैं। सैकड़ों लोग ऊंची जगह पर पलायन को मजबूर हो गए हैं। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि उनके घरों में पिछले 4 से 5 दिनों से पानी घुसा हुआ है और इसलिए उन्हें बाहर निकलना पड़ा है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक 12 जिलों में करीब 30 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 12 लोगों की जान चली गई है। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए गंगोत्री धाम के पुरोहितों ने सर्वसम्मति से 15 अगस्त तक गंगोत्री धाम बंद रखने का फैसला किया है। 2 किलोमीटर पहले एक बैरियर लगाकर वहां पर नोटिस लगाया गया, उसके जरिए सूचना दी गई है। श्रद्धालुओं के प्रवेश पर तब तक रोक रहेगी। गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल के मुताबिक ये निर्णय डीएम को बता दिया गया। आप देखिए किस तरह से सन्नाटा पसरा है। 15 अगस्त तक गंगोत्री धाम बंद रहेगा। अगली खबर भी उत्तराखंड से, जहां पिथौरागढ़ में भारी बरसात के चलते कई जगह तबाही की तस्वीर देखने को मिल रही है। बंगापानी तहसील में लोगों को बचाने के लिए सेना ने राहत अभियान चलाया। यहां एक पुल बह गया और पुल बह जाने से लुमती बगीचा बगर में लोगों को एक ड्रम में बिठाकर कैसे तैसे बाहर निकाला गया। किस तरह से पूरा का पूरा पहाड़ जो है नीचे दरकता हुआ खिसकता हुआ देखा जा सकता है। और उत्तराखंड के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आज से ठीक 1 हफ्ते बाद अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे और इसके लिए अयोध्या में कुछ तैयारियां भी की जा रही हैं। शहर को संवारने में साकेत विश्वविद्यालय के छात्र वो भी शामिल हैं। उनका मानना है कि मंदिर के साथ साथ शहर के लिए बेहतर शिक्षा और नौकरी के ज्यादा अवसर की भी जरूरत है। हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने इन छात्रों से बातचीत की। हम इस वक्त अयोध्या में हैं। अगले हफ्ते यहाँ पे भूमि पूजन होना है राम मंदिर का, और इसलिए आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो रास्ते हैं जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, और राजेश अगर आगे बढ़ के दिखा दें थोड़ा सा कि जहाँ प्रधानमंत्री मोदी आएंगे उन रास्तों में काफ़ी काम चल रहा है। ये जो बच्चे हैं ये साकेत विश्वविद्यालय के हैं, साकेत यूनिवर्सिटी या कॉलेज कह लीजिए, बहुत पुराना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है यहाँ का, और सिराज जी उनको सुपरवाइज कर रहे हैं। तो पहले आपसे जानना चाहूँगा सिराज जी कि ये क्या क्या बनवा रहे हैं आप? इसमें तो सर जैसे साकेत महाविद्यालय से कार्य हमारा शुरू हुआ है और ये नया घाट तक ही कर जाएगा। तो इसमें भगवान राम से संबंधित उनके जीवन का जो चित्रांकन किया जा रहा है, तो वो थीम है हमारी। और उसके साथ साथ में कुछ पर्यावरण से रिलेटेड है और कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, उसकी हमें जो है चित्रांकन करना है। आप ये क्या देख के और क्या बना रहे हैं बता दीजिए? ये मैं सीता स्वयंवर का सीन बना रहा हूँ जो रामायण में से है, और इसको मैं सर ने हमको बुलाया था बनाने के लिए। तो मैं तभी से लगा हुआ था। और आप ये बता दीजिए कि मान लीजिए कहीं गलती से मोदी जी के सामने पड़ गए तो उनसे अपने शहर के विकास के बारे में क्या कहिएगा? बेशक कहेंगे कि क्योंकि कलाकार की उन्नत कोई यानी मोदी जैसे मैं यही कहूँगा कि हम सबकी कोई यानी जो भावना है उसको सुने, प्लस हम सबको भी गवर्नमेंट करे या तनख्वाह दे, प्लस हम सब इतना मेहनत करते कहाँ जाते हैं घर परिवार छोड़कर। सोच लीजिए दिल्ली तक हम गए हैं ये कला हमने कई फोक आर्ट हुआ, कई आर्ट होते हैं इसमें, अवधि चित्रकला पर हम सोच रहे हैं कि अपनी कला के द्वारा ही अयोध्या का और नाम करें। ये आर्ट इतना टफ है, सब सोचते हैं कि आसान है, लेकिन एकदम नहीं। आर्ट आसान नहीं है, सब लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ की जो है ये सरकारी विद्यालय में, मैं ये मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि हर सरकारी विद्यालय में, हर प्राइवेट में आर्ट के टीचर रखें। लेकिन टीचर रखते हैं जैसे इसमें बीएड मांग ले, टेट मांग लेते, तो बच्चा जब आर्ट बनाएगा, इसमें प्रैक्टिकल करेगा तो कहाँ पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि आर्ट पर सिलेक्शन होना चाहिए। मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ, मेरी मनोभावना यही है कि हम सबकी ये भावनाएँ सुने। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि मंदिर के साथ जो नौकरियों का प्रोस्पेक्ट है, टूरिज़्म का प्रोस्पेक्ट है, जो इस शहर और आगे बढ़ने का प्रोस्पेक्ट है, वो भी एक अच्छी चीज़ है। और जैसे कि ये लड़के हैं, यंग लोग हैं, ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आगे इनको नौकरियां और मिलें, थोड़ा सा काम और मिले, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साथ साथ सब कुछ एक साथ चलना चाहिए। और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जब हम फिर आएँ यहाँ पर, जब मंदिर बन के तैयार हो या फिर आगे भी, तब भी ये लोग और अच्छे से यहाँ पर काम कर रहे हैं और इनको और उसका फ़ायदा या पैसा या आर्थिक लाभ वो भी मिल रहा हो।
प्रमोद श्रीवास्तव और राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन करने जा रहे हैं और इस दौरान रामलला के वो दर्शन करेंगे। इस दौरान रामलला किस रंग के कपड़े पहनेंगे, पोशाक पहनेंगे, इसको लेकर भी काफी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है और कहा जा रहा है कि 5 अगस्त के दिन जिन वस्त्रों को वो धारण करेंगे रामलला, उन वस्त्रों में रत्न और मखमली कपड़ों का प्रयोग होगा और भगवान राम की मूर्ति के लिए हरे और केसरिया रंग की पोशाक बन रही है। और आपको बता दें कि अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में 3 हेलीपैड इस वक्त तैयार किए जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जब शामिल होंगे, उसके लिए सारी तैयारियां हो रही है और इस कार्यक्रम में जो कि हेलीपैड वहां पर बनने जा रहा है, पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो युद्ध स्तर पर तैयारियां करने में जुटा हुआ है। और अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से जो काफी दिलचस्प है। यहां पर उन्नाव में बीजेपी के जो विधायक हैं वो अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। विधायक पंकज गुप्ता का यह आरोप है कि पुलिस उनके कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। उनके अनुसार पुलिस की मानसिकता समाजवादी पार्टी की तरह है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के आने के बाद यहां पर धरना खत्म हुआ है। यूपी में लगता है कि अपराध की एक बाढ़ सी आ गई है। 3 जिलों में अगवा हुए 3 लोगों की यहां पर हत्या हो गई है। पुलिस उन्हें बचा नहीं पाई। एक मामले में तो आरोप है कि पुलिस ने फिरौती की रकम भी दिला दी थी और दूसरे मामले में पुलिस अगवा युवक के घर वालों को ही पीट रही है, जबकि तीसरे मामले में मुख्यमंत्री के जिले की पुलिस 14 साल के बच्चे को नहीं बचा पाई। ब्रजेश की मौत के बाद अब घर में मातम है। जिस घर का 24 साल का जवान लड़का यूं मार दिया जाए, उसके घर में तो यही होगा। ब्रजेश कानपुर देहात में एक धर्म कांटे का मैनेजर था। धर्म कांटे पे सोते वक्त उसे अगवा किया गया। 16 जुलाई को ब्रजेश को अगवा किया गया। 17 जुलाई को 20 लाख की फिरौती मांगी। 28 जुलाई को एक कुएं में उसकी लाश मिली। 13 दिन तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई। ब्रजेश के चचेरे भाई कहते हैं कि पुलिस उन्हें बंद कर पीटती रही। पुलिस उससे कहती थी कि किसी लड़की के चक्कर में अपहरण हुआ है, वो उसके बारे में बताए। हमें मारा गया, थाने में बहुत मारा गया था, टोट डाला गया। बदमाश ब्रजेश के दोस्त और जानने वाले ही थे। ब्रजेश की हत्या हो जाने पे शर्मिंदा होने के बजाय पुलिस बदमाशों को पकड़ने पे अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है। पुलिस ने, हमारी टीम ने बहुत इसमें मेहनत की है। हमारी एसओजी, सर्विलांस और एडिशनल एसपी ने इसमें बहुत मेहनत की है। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया है। गोरखपुर के पिपराइच में बलीराम के घर भी मातम का माहौल है। सारे नाते रिश्तेदार जमा हैं। 14 साल के बलीराम की लाश मिली है। जिसने भी सुना उसका कलेजा मुंह को आ गया। 26 जुलाई को 12 बजे बलीराम अगवा हुआ। 26 जुलाई को ही शाम 4 बजे फिरौती की रकम मांगी गई। 27 जुलाई को शाम 5 बजे बलीराम की लाश मिली। 29 घंटे तक पुलिस बच्चे को तलाश नहीं पाई। गोरखपुर पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपी पकड़े हैं, लेकिन 5 अभी भी फरार हैं, जिनमें 2 मुख्य अभियुक्त हैं, लेकिन पुलिस इसे अपनी कामयाबी बता रही है। पुलिस ने बहुत तेजी से काम करते हुए और हमें लगातार इस मामले में उच्च स्तरीय दिशा निर्देश, डीजीपी साहब हमारे बहुत चिंतित थे। सभी लोग लगातार रात भर हम लोग काम करते रहे और आपके सामने ये निष्कर्ष है। कानपुर में 27 साल के संजीत के घर तो मुसीबत का पहाड़ ही टूट पड़ा है। अभी भी उसके घर से रह रह के रोने की आवाजें गूंजती हैं। संजीत एक पैथोलॉजी में काम करता था, अगवा हो गया। उसके घर वालों का कहना है कि 20 दिन तक बदमाश फिरौती के लिए फोन करते रहे। पुलिस ने फिरौती की रकम भी बदमाशों को दिलवा दी, फिर भी वो मार दिया गया। 23 जून को संजीत अगवा हुआ। 29 जून से 30 लाख फिरौती के फोन आने लगे। 13 जुलाई को पुलिस ने फिरौती की रकम दिलवा दी। 24 जुलाई को गुंडे पकड़े गए और बताया कि संजीत की हत्या कर दी है।
संजीत के परिवार वालों का कहना है कि पुलिस उन्हें फिरौती की रकम के साथ एक रेलवे ब्रिज के ऊपर ले गई और कहा कि पैसों का बैग नीचे फेंक दो, जैसे ही बदमाश उन्हें लेने आएंगे उन्हें पकड़ लेंगे। संजीत के पिता ने बैग को फेंक दिया, लेकिन बदमाश उसे ले गए, पकड़े नहीं गए। पुलिस से शिकायत है, पैसे भी मेरे दिलवा दिए और मेरे भाई को भी नहीं मिलाया। पुलिस ये कह रही थी कि पैसे तो हम हासिल कर लेंगे, पहले आपका बच्चा मिल जाए। पुलिस ने 24 जुलाई को जो बदमाश पकड़े, उन्होंने बताया कि उन्होंने संजीत को मारकर पांडू नदी में फेंक दिया है, जिसकी लाश अभी भी नहीं मिली है। आज कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे जो कि इनके साथ पैथोलॉजी में, संजीत के साथ किसी अन्य पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीत को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है। एक ऐसे वक्त में भी जब 8 पुलिस वालों को गोलियों से बदमाशों ने भून दिया हो और 3 लोगों को अपहरण करके कत्ल कर दिया गया हो, तमाम तरह के अपराध हो रहे हों, यूपी पुलिस कहती है कि अपराध कम हुए हैं। अपराध कम तब होंगे जब आप ये मानेंगे कि अपराध हो रहे हैं। कानपुर में अरुण अग्रवाल, गोरखपुर में सलीम खान और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो यहाँ पर कानून व्यवस्था पर, पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। किस तरह से अपराधी उत्तर प्रदेश में बेखौफ घूम रहे हैं। अलीगढ़ की बात करते हैं, जहां पुलिस का कोई जवाब नहीं। एक अपराधी पुलिस थाने की दीवार फांदकर भाग जाता है और पुलिस देखती रह जाती है। यही नहीं, वो अपनी गाड़ी भी थाने से लेकर भाग गया। दरअसल तेल का गैर कानूनी धंधा करने वाला गिरोह पकड़ा गया। 3 लोग गिरफ्तार कर थाना लाए गए, लेकिन पुलिस को चकमा देकर बबलू प्रधान वहां से भाग गया। कुछ दिन पहले मेरे द्वारा एक गोदाम पर रेड मारी गई थी, जिसमें कि काफ़ी भारी मात्रा में जो है हमें काला तेल, शराब और स्प्रिट और काफ़ी तरह के जो है वहाँ पर धंधा चलता हुआ हमने पकड़ा था। उसमें जो एक नाम निकल के आया था बबलू प्रधान का, वो गैंग लीडर था जो कि इस अवैध काले धंधे में जो है चलाता था। उसी में ये जो है 2-3 लोग जो नामजद, जिसके साथ ही हमने नामजद कराए थे, उसमें जो है इसका एक बहुत ही खास साथी है नोबेल, उसको हमने आज सुबह पकड़ा है कोतवाली क्लास पुलिस ने। इसको आज सुबह बिहारसुनी तिराहे से पकड़ा गया, बिहारसुनी, और वहाँ से जब इसकी जमा तलाशी ली गई तो इसके पास एक तमंचा और कुछ कारतूस भी मिले, जिसमें कि इसके ऊपर आयुध अधिनियम में भी इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और इससे जो है पूछताछ की जा रही है। बाकी हमें बिल्कुल यकीन है कि इनका जो है ये आपको पता होगा, हमने इससे पहले एक जगदीश को भी पकड़ा था जो कि बबलू प्रधान का राइट हैंड है। तो हमने 2 लोगों को पकड़ लिया है, बबलू प्रधान को भी हम जल्दी ही पकड़ेंगे और इस पूरे गैंग को जो है जल्दी ही अपने काबू में लेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव है। ये जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट के जरिए दी थी, लेकिन उनके अलावा सरकार के 3 मंत्री, 8 विधायक और कई अधिकारी भी संक्रमित हैं। सवाल उठ रहे हैं कि शिवराज समेत कोरोना से संक्रमित होने वाले मंत्री अपने इलाकों में लोगों से मिलते रहे और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कायदों को भी ताक पर रखा गया। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। पहले सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, फिर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और अब पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना काल में गले में गमछा लटकाए अरविंद भदौरिया अपने क्षेत्र में लोगों से मिलते जुलते रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कई जिलों में लोगों से मिल आए। 25 जुलाई को मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बाकी नेता क्वारंटीन हो गए, लेकिन सिलावट ने करीब 3,500 लोगों से मुलाकात की। पटेल भी अपने इलाके में लोगों से मिलते रहे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रहीं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के अलावा 3 मंत्री, 8 विधायक और कई अधिकारी संक्रमित हैं, लेकिन सरकार को लगता है नेताओं को अलग करना ठीक नहीं। सभी लोगों को प्रोटोकॉल का ध्यान भी रखना चाहिए, परंतु यदि कोई संक्रमित हो गया तो उस पर हम इल्जाम लगा दें, इल्जाम की बात ये भी ठीक नहीं। मुझे लगता है कि वो बहुत भीड़ में रहते हैं। मुझे लगता है कि हम इस दिशा में यदि इस पूरे मामले को लेके जाएंगे तो शायद हमारा फोकस बदलेगा। कांग्रेस के नेता भी जमकर सड़क पर उतरे हैं।
उसके विधायक भी संक्रमित हैं। सरकार पर वो ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से हमलावर है। प्रधानमंत्री देश भर में अपील करते थे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रैलियां करते थे, वर्चुअल रैलियां करते थे। देश के प्रधानमंत्री जितने इस कोरोना के प्रति गंभीर थे, वो भी एक ढकोसला था, और जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वो भी देश ने देखा है। मध्य प्रदेश भर में जहां चुनाव के इस्तीफे करवाए इन लोगों ने, उन लोगों के यहाँ चुनावी कार्यक्रम चलते रहे, कैबिनेट चलती रही, एक दूसरे के मार्क्स के बना स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री समेत अवहेलना करते रहे और कोरोना फैलता रहा। देश में पहली बार मध्य प्रदेश में वर्चुअल कैबिनेट बैठक हुई। बीजेपी ने ऑनलाइन चुनावी सभाएं भी की, लेकिन उपचुनाव के वक्त जनता से मिलने का मोह नेताजी छोड़ नहीं पा रहे हैं और संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। आप या मैं बगैर मास्क घर से बाहर निकलें तो जुर्माना या जेल, लेकिन नेताजी कोरोना प्रूफ हैं। चाहे वो मास्क न पहने, हजारों की भीड़ साथ लेकर चले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करें, सारे प्रोटोकॉल तोड़ डालें, फिर भी उनके लिए सब माफ है। काश कोरोना भी वीआईपी प्रोटोकॉल समझता। अब फिक्र उन हजारों लोगों की है जो बेफिक्र होकर नेताजी के साथ रैली में शामिल हुए। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज ने कोविड सेंटर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या की वजह अभी तक साफ सामने नहीं आई है, लेकिन परिवार वालों की माने तो युवक के गले में ज्यादा दर्द होने की वजह से वो खाना नहीं खा पा रहा था और उसने कल रात में फोन करके अपने परिवार वालों को ये बात बताई थी। पूरे मामले की इस वक्त छानबीन शुरू कर दी गई है। और अगली खबर असम से है, जहां वन विभाग ने सिलचर में कंगारू और दूसरे दुर्लभ जानवरों को पकड़कर एक बड़ी तस्करी के एक बड़े मामले को अंजाम तक पहुंचने से रोक दिया। असम वन विभाग की पुलिस ने असम मिजोरम बॉर्डर पर एक कंगारू, 6 रंग बिरंगा पक्षी, मैकॉ और 3 कछुए और 2 बंदर जब्त कर लिए हैं।